नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में, जहां पर हम बात करेंगे 10 ऐसी बड़ी खबरों की जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से, मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है अनंतराज लिमिटेड के डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर, जहां कंपनी के पास करंटली दो ऑपरेशनल डेटा सेंटर्स है। पहला है पंचकुला में और दूसरा है मणेसार में, जिनकी ऑपरेशन कैपेसिटी है 7 मेगावाट और 6 मेगावाट। वहीं कंपनी इन दोनों प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करके उसे 22 मेगावाट और 50 मेगावाट तक लेके जाने का प्लान कर रही है। साथ ही कंपनी अपना सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट हरियाणा में लेकर आ रही है, जहां कंपनी 200 मेगावाट का एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने का प्लान कर रही है। तो इस तरह जहां कंपनी की करंट कैपेसिटी जो अभी सिर्फ 13 मेगावाट की है, उसे 2031 तक करीब 307 मेगावाट तक ले जाने के प्लानिंग चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया में जितना भी डेटा कंज्यूम किया जा रहा है, उसका 20% डेटा इंडिया कंज्यूम करता है, लेकिन इंडिया में स्टोर होने वाला डेटा अभी सिर्फ 3% ही है। इसीलिए इस गैप को फुलफिल करने के लिए अनंतराज और इसी के जैसे बड़े प्लेयर्स अग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं अगली खबर पर, जो है पीटीसी इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, उसने अपने लखनऊ प्लांट में एक वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस शुरू किया है। पर यह एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखिए, जब भी हमें प्लेन, रॉकेट, सबमरीन या मिसाइल्स के पार्ट्स बनाने होते हैं, तो उनके लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग स्पेशल मेटल की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल लोहा या एल्यूमिनियम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो रॉकेट के अंदर के हीट और प्रेशर को झेल सके। इसीलिए इस स्पेशल मेटल को बनाने के लिए बड़ी मशीन चाहिए होती है, जिसमें हाई टेम्परेचर और वैक्यूम के जरिए मेटल को बार बार गलाया और ठंडा किया जाता है, जिससे मेटल के अंदर की सारी इंप्योरिटीज निकल जाती है और मेटल एकदम प्योर और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बन जाता है। और ऐसे फर्नेस को वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस कहते हैं। इस डेवलपमेंट के बाद एरोलॉय अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जो टाइटेनियम अलॉयज और सुपर अलॉयज की कास्टिंग बना सकती है। अब आइए चलते हैं अगली खबर पर, जो है जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, जिसे हमने किसी और अपडेट के लिए ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया था। लेकिन अब ये कंपनी यूएई में अपना ई मोबिलिटी बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है। जेबीएम ईवी ने यूएई की एक कंपनी अल हबतूर मोटर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन करी है। इस एग्रीमेंट के तहत अल हबतूर मोटर्स जेबीएम की इलेक्ट्रिक बसेस का यूएई में एक एक्सक्लूसिव इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। इन बसेस को स्कूल, स्टाफ, सिटी, इंटरसिटी और टूरिज्म, इन सारे सेगमेंट के लिए डिजाइन की जाएगी, जिसमें एडवांस लिथियम आयन बैटरीज, मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम्स और स्मार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जो यूएई के टफ क्लाइमेट कंडीशंस और ईवी स्टैंडर्ड्स के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किया जाएगा। साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने एमिशन फ्री और क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए वहां के प्रेसिडेंट का सपोर्ट भी इन दोनों कंपनीज को मिल रहा है। अगली अपडेट आ रही है जीआरएसई को लेकर, जहां इंडियन शिप बिल्डिंग और वॉरशिप बनाने वाली इस कंपनी ने 20 सितंबर 2025 को एक बड़ा स्टेप लेते हुए 5 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ एमओयू साइन किया है। इन पार्टनर्स में शामिल है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कंडला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी कोलकाता, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और द मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इस पार्टनरशिप का मेन गोल है एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम क्रिएट करना, जहां शिपयार्ड, पोर्ट्स, ऑपरेटर्स और इंफ्रा पार्टनर्स मिलकर काम करें। ये स्टेप डायरेक्टली इंडिया के मैरीटाइम अमृतकाल विजन के साथ अलाइन है, जिसका टारगेट है इंडिया को 2047 तक दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में शामिल करना। साथ ही इस कोलैबोरेशन का सीधा फायदा इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनीज और पोर्ट इंफ्रा दोनों को हो सकता है, और ये डिफेंस और कमर्शियल शिपिंग के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अगली खबर आ रही है रोशेल टेक्सिस लिमिटेड को लेकर, जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की एक लीडिंग इंडियन कंपनी है। इस कंपनी ने यूएसए की एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर द बोइंग कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी T-7A रेड हॉक एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाएगी, जो बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया एक फुल्ली डिजाइन, बिल्ड और टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से रोशेल 2033 तक करीब 1200 शिप सेट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट रोशेल के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इससे उन्हें बोइंग की ग्लोबल सप्लाई चेन में एंट्री और अपने फुटप्रिंट छोड़ने का मौका मिल सकता है। अगली अपडेट आ रही है अमेरिका के H-1B वीजा के बारे में।
H1B एक ऐसा वीजा है जो यूएस की कंपनीज को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि आईटी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को हायर कर सके और उन्हें यूएस में रहने के लिए परमिट कर सके। मोस्टली जितने भी इंडियंस यूएस में रहकर वहां जॉब करते हैं वो सभी H1B वीजा पर ही वहां रहते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने इस वीजा प्रोग्राम में एक बड़ा चेंज किया है। अब से जितने भी नए H1B वीजा एप्लीकेंट्स वीजा के लिए अप्लाई करने आएंगे उन्हें $1 लाख का एक वन टाइम फीस पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में होता है करीब 90 लाख रुपए। हालांकि ये फीस एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स पर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन पहले जहां एक H1B वीजा एप्लीकेशन पर सिर्फ कुछ ही $1000 लगते थे और आमतौर पर ये पैसा यूएस की कंपनीज ही हमारे बिहाफ में पे करती थी, वहीं खर्च अब अगर $1 लाख बन जाए तो यूएस की कंपनीज को भी हर नए स्किल्ड वर्कर के लिए इतनी बड़ी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि यूएस की अब छोटी आईटी या इंजीनियरिंग कंपनीज यूएस के बाहर से स्किल्ड और चीप लेबर्स को अपनी कंपनी में हायर करना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और साथ ही इससे हमारे इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स को भी एक धक्का लग सकता है जो हाल ही में यूएस जाने का प्लान कर रहे थे। पर अगर हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि अब जो भी टैलेंटेड इंडियन प्रोफेशनल यूएस नहीं जा पाएंगे वो इंडिया में ही रहकर नए स्टार्टअप्स या आईटी फर्म शुरू करेंगे या उन्हें ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारे देश में भी इनोवेशन बूस्ट होगा। अगली खबर आ रही है एमके ग्लोबल को लेकर, जहां ये कंपनी मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में पिछले 30 साल से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, जिसका रेवेन्यू मेनली इन 3 सेगमेंट से आता है। उसमें एक प्रोमिनेंट एस इन्वेस्टर मिस्टर कीर्ति दोषी, जिन्हें कैपिटल मार्केट में करीब 48 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कंपनी में 21% स्टेक करीब 180 करोड़ में एक्वायर किया है। इतना ही नहीं, एमके ग्लोबल के एग्जिस्टिंग प्रमोटर ने भी कंपनी में फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज किया है और इस तरह लगभग 227 करोड़ का कैपिटल हाल ही में इस माइक्रो कैप कंपनी में इन्फ्यूज हुआ है। इन फंड्स को कंपनी सिर्फ डेली ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मार्केट में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करेगी। अगली अपडेट आ रही है डेटा सेंटर के बारे में, जहां एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में 2030 तक डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर बन सकता है। 2024 में इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सिर्फ 0.84% ही डेटा सेंटर्स कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन 2030 तक ये परसेंटेज 2.6 तक बढ़ सकता है। मतलब डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहां से लगभग 3 गुना और बढ़ जाएगा। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 साल में इंडिया में डेटा सेंटर सेक्टर में कितना ग्रोथ आने वाला है। और इसी के चलते हाल ही में कई सारी कंपनीज भी डेटा सेंटर के लिए केपेक्स अनाउंस कर रही है और हमारी सरकार ने भी इस सेक्टर के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट दिए हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो इसीलिए इस सेक्टर को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है सास्केन टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जो एक लीडिंग इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विस कंपनी है, जिसने हाल ही में जापान की एक कंपनी विक वन के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करी है, जिसमें दोनों कंपनीज मिलकर कार्स के लिए एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। आजकल की स्मार्ट कार्स में कैमराज, जीपीएस, माइक्रोफोन, मोबाइल डिवाइस कनेक्टिविटी और इंटरनेट ये सब कुछ होता है, और स्पेशली इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर का रोल और भी ज्यादा होता है। ऐसे में हैकर्स कार की ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग या इंजन कंट्रोल को रिमोटली मैनिपुलेट कर सकते हैं और पर्सनल डेटा जैसे कि लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और ट्रैवल हिस्ट्री जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे इकोसिस्टम का सिक्योर होना बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों कंपनी अब इसी पे काम करने जा रही है। बाय द वे, आपकी फेवरेट इलेक्ट्रिक कार कौन सी है? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अब आइए चलते हैं अगली और आखिरी खबर पर, जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया की एक लिस्टेड कंपनी है जिसका मेन बिजनेस है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करना। लेकिन अब ऑयल इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम भी शामिल किया है। इसके चलते ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें दोनों ही कंपनीज क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कि कॉपर की एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट पर एक साथ काम करेगी। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ का एक इंसेंटिव स्कीम भी इस सेक्टर के लिए अप्रूव किया है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाएगा। इंडिया का डोमेस्टिक कॉपर प्रोडक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए ऑलमोस्ट सारी डिमांड इंपोर्ट से ही पूरी होती है। और डेटा के हिसाब से 2030 तक कॉपर इंपोर्ट्स करीब 3.3 मिलियन मेट्रिक टन और 2047 तक ये करीब 8 से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच सकता है। इसीलिए कॉपर की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करके इस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते के संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 6 की 10 बड़ी खबरें।
आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।